हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे एडेप्टेशन। तो डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में हम एडेप्टेशन देखेंगे कि किस तरीके से वो अपने आप को किसी भी हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए वो वहाँ पे किस तरीके से एडेप्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि एडेप्टेशन क्या होता है, व्हाट इज अ एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन जो है एनी फिजियोलॉजिकल एंड morphological behavior attributes of the organism that enables it to survive and reproduce in the habitat is called the adaptations। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, बिहेवियर के थ्रू अपने अंदर किसी भी हैबिटेट के अंदर आकर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होता है इन प्रोसेसेस के थ्रू, तो उस प्रोसेस को हम एडेप्टेशन बोलते हैं। तो एडेप्टेशन जो है किसी भी एरिया में, जैसे हम इवोल्यूशन में पढ़ते हुए आते हैं कि किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव होने के लिए किसी भी एरिया में अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं। जो एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर होती हैं, चेंजेस होते हैं उसके अंदर, अगर उन एनवायरमेंटल कंडीशंस के चेंज होने से अगर हम वहां पर अपने आप को चेंज नहीं करते हैं तो हम वहां पर सरवाइव नहीं कर सकते। वही चीज हम बोल रहे हैं कि जब उसको वहां पे सरवाइव करने के लिए अपने अंदर चेंज लाने पड़ेंगे, और वो चेंजेस क्या होते हैं? एडेप्टेशंस होते हैं। अपने आप को एडेप्ट करना, किसी के लिए एडेप्ट करना अपने आप को, वो कहलाया एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन जो है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस आप बोल सकते हो। अगर एक लंबे टाइम से कोई अपने अंदर बॉडी या कोई ऑर्गेनिज्म अपने अंदर कोई चेंज लेकर आ रहा है तो वो उसका इनहेरिटेड हो जाता है, वो उसके जीन्स में, उसको जीन्स कोड कर लेते हैं, ठीक है। और वो जब इनहेरिटेड हो जाता है तो वो उसका एक परमानेंट करेक्टर, परमानेंट फीचर बन जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट कि अगर एक माउस है, माउस की टेल को कट कर दिया गया तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जो माउस डेवलप होंगे, उनके ऑफस्प्रिंग डेवलप होंगे, तो उनमें वो टेल प्रेजेंट होगी, दैट इज एक्वायर्ड करेक्टर। जो एनवायरमेंटली एक्सटर्नल फीचर्स की वजह से क्रिएट हो गया है लेकिन वो जेनेटिकल नहीं हुआ। इनहेरिटेड करेक्टर जो हमारा जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट हो रहा है। तो वही चीज मैं यहाँ हम बोल रहे हैं कि अगर एडेप्टेशन के थ्रू कोई भी करेक्टर उसका जेनेटिकली अगर हो जाता है, एक लंबे टाइम से अपने अंदर चेंज लेते हुए आ रहा है, जैसे हमने इवोल्यूशन में पढ़ा था कि जो जिराफ है, जिराफ में ने अपने अंदर चेंजेस लेकर आया और उसके नेक जो है वो इलोंगेट हो गई, जिसकी वजह से वो उसका एक परमानेंट फीचर बन गया। जो आज हम जिराफ देख रहे हैं वो उसी तरीके के जिराफ देखने को मिल रहे हैं हमको। तो वो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उसने उस एनवायरनमेंट के लिए अपने आप को एडेप्ट करा, और वो एडेप्टेशन उसके लंबे टाइम से चलते हुए आते हुए वो उसके कैरेक्टर इनहेरिटेड हो गए, और इनहेरिटेड होने से वो जनरेशन टू जनरेशन आज तक वो ट्रांसमिट होते हुए आ रहे हैं। तो वो चीज होती है एडेप्टेशन, कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके फिजियोलॉजिकल, बिहेवियर, मॉर्फोलॉजिकल में चेंजेस आकर वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में, हैबिटेट में अपने आप को सर्वाइव करने में, रिप्रोड्यूस करने में कैपेबल हो रहा है, तो वो एडेप्टेशन है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं आप एक मतलब कि डिफरेंट एनिमल्स में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में शो कर रहे हैं। तो सबसे हम पहले ले रहे हैं एडेप्टेशन इन कैंगरू रैट। तो ये जो कैंगरू रैट होते हैं ये जिस एरिया में रहते हैं वहां पे वाटर सोर्सेस, एक्सटर्नल वाटर सोर्सेस की एब्सेंस होती है, स्कैर्सिटी होती है, ठीक है। तो ये जो रहते हैं ये कहाँ रहते हैं? इन नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट। लिव इन नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट। और वहां पे क्या है? एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर। तो अब जब वहां पे एक्सटर्नल सोर्स उसको प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है वाटर का, तो वो अपने अंदर किस तरीके से एडेप्टेशन लाए कि वो उस लो वाटर कंडीशन में भी अपने आप को सरवाइव करा सके। तो उस कंडीशन के लिए वो क्या करता है? इंटरनल वाटर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। इस चीज को कैसे कंप्लीट करेगा वो? इस चीज को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा वो? कैपेबल होता है किसके लिए? अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करता है किसके थ्रू? इंटरनल वाटर रिक्वायरमेंट के थ्रू।
to meet its internal water requirement. Internal water requirement by fat oxidation. जो इनके अंदर फैट का ऑक्सीडेशन होता है, फैट स्टोर करते हैं ये, मतलब जो इनके फूड में फैट आ रहा है उस फैट के ऑक्सीडेशन से वाटर इनको फॉर्म मिलता है। तो वाटर जो है यहाँ पे एज ए बाय प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे क्या है? वाटर बाय प्रोडक्ट। वाटर इज बाय प्रोडक्ट। किसका बाय प्रोडक्ट है? फैट ऑक्सीडेशन का। तो जिसकी वजह से उसको एक्सटर्नली वाटर नहीं मिला, लेकिन इंटरनली उसको क्या मिल गया? वाटर। किसकी है? किसके थ्रू मिला? फैट ऑक्सीडेशन की हेल्प से। ठीक है। फिर दूसरा इसमें होता है कि जो इनका जो यूरिन होता है वो कंसंट्रेट होता है। इनका जो यूरिन है वो कैसा होता है? कंसंट्रेट इट्स यूरिन। तो इससे क्या होगा कि यूरिन के कंसंट्रेट होने से वहां पे जो वाटर का लॉस है वो कम से कम होगा, है ना? क्यों होता है? फॉर मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। जो उनका एक्सपीटी प्रोडक्ट होगा उसके अंदर जो है वाटर का लॉस कम से कम होगा, जिससे कि उसमें क्या हो रहा है? वहां पे वाटर सेव हो रहा है। इसमें देखो, एक उन्होंने लिया, एक मेथड तो, एक प्रोसेस तो उन्होंने लिया है जिसमें कि वाटर उनको मिल रहा है ना? और एक में वो वाटर को प्रिजर्व कर रहे हैं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, जिसमें कि एक में हो गया यूरिन कंसंट्रेट हो रहा है जिससे मिनिमम लॉस हो रहा है वाटर का, और एक में फैट ऑक्सीडेशन के थ्रू उसको इंटरनल वाटर रिक्वायरमेंट पूरी मिल रही है, जिसकी वजह से वो उस कंडीशन में इस एरिया में, नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट में भी, जहाँ पे कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर नहीं है, वहां पर भी अपने आप को सरवाइव कर रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। तो जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट एरिया होता है, वहां पे वाटर की स्कैरसिटी होती है, वाटर कम मिलता है, लो प्रेसिपिटेशन रेट होती है, हाई टेम्परेचर होता है। तो उस एरिया में प्लांट्स भी अपने आप को किस तरीके से अडेप्ट करते हैं वो हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले प्लांट्स के अंदर जो उनकी लीव्स होती है, लीव्स के ऊपर एक थिक लेयर होती है, उसकी कोटिंग होती है वैक्सी लेयर की, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल के प्रेजेंस होने से, क्यूटिकल की कोटिंग होने से ट्रांसपिरेशन की रेट क्या हो जाती है वहां पर? रिड्यूस। क्योंकि कोटिंग जो है वो उसके क्या कर रही है? सरफेस को वाटर वेपर को ट्रांसमिट होने से रोकती है, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन की रेट क्या हो जाती है? रिड्यूस। और एक वहां पर सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सनकन स्टोमेटा मतलब जो डीप में रहते हैं लीव्स की, उनको हम सनकन स्टोमेटा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? have thick layer, thick waxy coating, thick waxy coating on leaf surface. That is cuticle. ठीक है, क्यूटिकल। और दूसरा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट सनकन स्टोमेटा। सनकन स्टोमेटा जैसे कि नॉर्मली स्टोमेटा देखिए इस तरीके से हम बताते हैं, है ना? इस तरीके से स्टोमेटा होते हैं। लेकिन जब वो अगर क्या हो, डीप साइड में हो, जब वो एपिडर्मिस पे डीप साइड में चले जाते हैं इस तरीके से, ये चीज डीप में आ गई, अंदर की तरफ आ गई, तो इनको हम बोलते हैं सनकन स्टोमेटा। एक पिट्स के अंदर आ जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं सनकन स्टोमेटा। तो ये प्रेजेंट सनकन स्टोमेटा ऑन लीफ। तो दोनों ही जो है ये क्या करते हैं? दोनों का काम क्या है? रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को क्या कर देंगे? ये
रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, दोनों वैक्सी कोटिंग लीव्स के ऊपर जो क्यूटिकल की होती है, बाकी सनकन स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों ही ट्रांसपिरेशन की रेट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। उसके अलावा यहाँ पे एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है इन प्लांट्स के अंदर, स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे। क्या होता है वो पाथवे? कैन, CAN, कैन साइकिल। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी होगी। इसकी फुल फॉर्म है क्रेजियोलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म। ये जो पाथवे है, ये जो साइकिल है, ये डेजर्ट प्लांट्स यानी कि जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये साइकिल शो होती है। और इस साइकिल का मोटिव क्या होता है कि वाटर को प्रिजर्व करना, ट्रांसपिरेशन की रेट को रिड्यूस करना। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और फोटोसिंथेसिस दिन में होता है, डे टाइम में होता है। तो उस टाइम पे स्टोमेटा में से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है वहां पर, तो ट्रांसपिरेशन की रेट हाई हो सकती है। इसी वजह से जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो दिन के टाइम, डे टाइम में स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज्ड, तो जिसकी वजह से वहां पे उस टाइम पे ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता, और ट्रांसपिरेशन ना होने से, ट्रांसपिरेशन की रेट रिड्यूस होने से वाटर क्या हो गया, प्रिजर्व हो गया। तो ये जो साइकिल है क्रेजियोलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म कैम साइकिल जो होती है, ये पाथवे डेजर्ट प्लांट्स में शो होता है, और इस टाइम पर ये जो है स्टोमेटा के क्लोज्ड होने पर भी क्या करती है, साइकिल अप्लाई होती है, तो जिससे मिनिमम लॉस होता है वाटर का। ठीक है, क्या करती है ये, इनेबल्स द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एट डे टाइम। ठीक है, दिन के टाइम पर स्टोमेटा क्या रहते हैं, क्लोज, जिसकी वजह से वहां पे मिनिमम लॉस होता है। इसके अलावा जो नॉर्मली हम प्लांट्स, कैक्टस प्लांट्स बोल देते हैं, जैसे कि ऑप्यूनिटा। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, कि इसमें जो है, जो इनके लीव्स होती हैं, इनमें लीव्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। लीव्स क्या हो जाती हैं, नो लीव्स, लीव्स चेंज इनटू स्पाइन्स। स्पाइन्स में चेंज हो रही है, तब किस लिए हो रही है, ताकि ट्रांसपिरेशन की रेट को रिड्यूस करा जा सके। ठीक है, और इसमें ट्रांसपिरेशन की रेट को रिड्यूस करते हैं, और जो इसमें फोटोसिंथेटिक फंक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्लैटेंड स्टेम के थ्रू। इसमें क्या हो गया, रिड्यूस्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें स्टेम जो हो जाता है, स्टेम्स फ्लैट एंड ग्रीन इन कलर। ठीक है, तो जिसकी वजह से स्टेम जो है वो क्या परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस के परफॉर्म होने से लीव्स नहीं कर रही है, स्पाइन में कन्वर्ट हो गई हैं, तो जिससे वहां पे स्टोमेटा की एब्सेंस हो गई, और जब स्टोमेटा खत्म हो गए तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन रेट खत्म हो गई, और स्टेम, लीव का फंक्शन किसने करा, स्टेम ने, जो फ्लैट और ग्रीन कलर का हो जाता है और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। तो उसके अंदर फूड भी फॉर्म हो रहा है, ट्रांसपिरेशन भी नहीं हो रहा, और उसने क्या करा, अपने आप को डेजर्ट कंडीशंस में अपने आप को क्या कर लिया, सरवाइव कर लिया। तो ये किसके एडेप्टेशन हुए, डेजर्ट प्लांट में।
तो अब हम यहाँ पे ले रहे हैं मैमल्स में एडेप्टेशन, जो कि कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। कोल्ड एरिया में जो मैमल्स रहते हैं वो किस तरीके से अपने आप को उस ठंड से, उस कोल्ड लो टेम्परेचर से अपने आप को बचाते हैं। तो यहाँ पे हम एक रूल पढ़ते हैं, एक लॉ पढ़ते हैं, एलेंस रूल। एलेंस रूल्स में होता है कि जिन ऑर्गेनिज्म के शॉर्टर ईयर और शॉर्टर लिम्स होते हैं तो वो हीट का लॉस अपना कम से कम करते हैं। मैमल्स हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स। ठीक है, उनके शॉर्टर ईयर और लिम्स। आप कोई भी देखोगे कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स में तो आपको उनके एनिमल्स के ईयर्स बहुत बड़े बड़े या नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे ईयर्स होते हैं उनके। अगर हम एलिफेंट की बात करते हैं तो एलिफेंट हमारा कोल्ड रीजन्स में नहीं मिलेगा, तो उसके ईयर बड़े बड़े होते हैं। तो वो कहाँ मिलता है? हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस में मिलता है। तो ये फर्क होता है, ये रूल अप्लाई होता है उस पर, ताकि वो क्या कर सके, हीट का लॉस कम से कम कर सके। ठीक है, तो हमने क्या बोला इसमें? मैमल्स हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। दिस रूल इज एलेंस रूल। इंपॉर्टेंट है बहुत, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ठीक है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुट अप होता है एलेंस रूल पे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैमल्स हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स टू मिनिमाइज द हीट लॉस, दैट इज द एलेंस रूल। तो ये कोल्ड एरिया में, कोल्ड रीजन्स में जो भी एनिमल्स मिलते हैं तो आप वहां पे जरूर ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा कि उनके ईयर्स छोटे और लिम्स भी छोटे ही होते हैं। दूसरी चीज, अगर हम पोलर रीजन्स की तरफ जाते हैं तो वहां पे जैसे सील्स होती हैं, ठीक है, तो वो सील्स कैसी होंगी? सील्स के अंदर क्या होता है प्रेजेंट? उनके अंदर स्किन के नीचे एक लेयर होती है, थिक लेयर फैट की, ब्लबर। तो वो क्या काम करती है? एज ए इंसुलेटर का। क्या करते हैं ये? हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट, जिसको हम बोलते हैं ब्लबर। ठीक है, किसकी लेयर होती है वहां पर? फैट की लेयर होती है। और किसके नीचे होती है? बिलो देयर स्किन। स्किन के नीचे होती है। और क्या करते हैं ये? एक्ट एज ए इंसुलेटर। इंसुलेटर का काम करती है। और इंसुलेटर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सेसिव लॉस होता है बॉडी हीट का, उसको कम कर देगी। इंसुलेटर क्या होते हैं? जो हीट के इंसुलेटर हैं, वो हीट को पास नहीं होने देंगे। तो ये क्या करेगा? रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट। ठीक है, हीट का जो लॉस होता है उसको कम कर देता है। तो ये हो गया आपका किसमें? मैमल्स में, जो कोल्ड रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर क्या एडेप्टेशंस होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एडेप्टेशंस इन डेजर्ट लिजर्ड। एडेप्टेशन इन डेजर्ट लिजर्ड। तो जो डेजर्ट लिजर्ड, अब डेजर्ट में फिर आ गया, तो डेजर्ट में एनिमल ये क्या कर रहे हैं? हीट एब्जॉर्ब करते हैं। किससे? सन से। जब बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है उनका? कम, है ना। यानी कि यहाँ पर जैसे लिजर्ड है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो इनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। तो अपने आप को उस एरिया में सरवाइव करने के लिए इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है, अगर उस बॉडी के टेम्परेचर से जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो ये क्या चले जाते हैं? शेडी एरिया में चले जाते हैं, ताकि अपने आप को क्या कर सके? वहां पे कूलिंग इफेक्ट दे सके। ठीक है, और जब टेम्परेचर बाहर का उनके बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है, तो कम हो जाता है, तो ये अपने शेडी प्लेसेस से बाहर निकल आते हैं। तो उससे सन के पास, सन की तरफ आ जाते हैं, जिससे कि सन से ये क्या करेंगे? हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं।
तो ये जो सैंड होता है वहाँ उनके नीचे अपना बिल बना के रहते हैं और उन बिल में ये रहते हैं। जब उनको ठंडक चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए होता है, तब वो बिल के अंदर चले जाते हैं। जब उनको हाई टेम्परेचर चाहिए तो वो बिल से बाहर आ जाते हैं। तो ये होता है इनका डेजर्ट लिजर्ड का। ठीक है, तो हम इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि कब करते हैं ये हीट को एब्जॉर्ब, कब करेंगे जब इनका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, कंफर्ट जोन से कम हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब बॉडी हीट, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सन। ठीक है, कब करेंगे, कब करते हैं ये सन से, जब बॉडी टेम्परेचर इनका कम हो रहा है। when the body temperature dropped below the comfort zone। ठीक है, और ये हो गया कि जब उनका बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो बाहर आकर सन से हीट ले लेते हैं और अपने टेम्परेचर को एक कांस्टेंट लेवल पे, उस लेवल पे ले आते हैं जिसपे कि वो सरवाइव कर सकते हैं। और अगर उनका क्या हो जाता है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, एबव हो जाता है, तो वो शेडी एरिया में चले जाते हैं। तो वो क्या करेंगे, मूव इनटू शेडी रीजन। ठीक है, कब, when the body temperature above the comfort zone। कंफर्ट जोन लिख सकते हो या एम्बिएंट टेम्परेचर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया इसमें डेजर्ट लिजर्ड में। और एक चीज मैंने, शेडी रीजन मतलब कि वो बिल बना के रहते हैं, अपना घर बना के रहते हैं रेत सैंड के नीचे, तो वहां पर वो चले जाते हैं और उसको सैंड से वो ठंडक लेते रहते हैं। तो उसमें वहां पे रहकर ये अपने आप को वहां पे सरवाइव करते हैं। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लेते हैं एडेप्टेशन एट हाई एल्टीट्यूड इन ह्यूमंस। हाई एल्टीट्यूड्स पे ह्यूमन के अंदर किस तरीके से एडेप्टेशंस होते हैं। हाई एल्टीट्यूड एरिया वो होते हैं जहाँ पे कि 3500 मीटर से ज़्यादा एल्टीट्यूड के रीजन्स जो है हमारे, वो कहलाते हैं हाई एल्टीट्यूड प्लेस। तो हाई एल्टीट्यूड प्लेस में जैसे मानसरोवर हो गया, या चाइना में रीजन्स हो गए, या हिमालयाज के हाई रीजन्स हो गए, वो हमारे हाई एल्टीट्यूड रीजन्स पे आते हैं। तो हम जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है वहाँ पर, कम, जिसकी वजह से बॉडी को पूरी तरीके से इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए होता है कि मानसरोवर जब ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं पैसेंजर्स तो उनका पूरा चेकअप होता है, और जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम वगैरह होती है तो वो उन लोग को वहाँ पे अलाउ नहीं करा जाता। या हम लोग जब हाई एल्टीट्यूड पे या माउंटेन पे क्लाइंब करते हैं तो उन रीजन्स पे बहुत से लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करने पड़ते हैं, जैसे जैसे हम अगर हाई एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे तो क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पाती, उनको ऑक्सीजन पूरी एनफ अमाउंट में नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो वहाँ पे इसकी वजह से एक डिजीज क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस, जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो हमको ये प्रॉब्लम आती है जिसको हम एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। उसमें उसके सिम्टम्स होते हैं नोसिया, फैटिग एंड हार्ट पैल्पिटेशंस। थकावट होना स्टार्ट हो जाती है, वॉमिटिंग की फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, हार्ट में प्रॉब्लम आती है, हार्ट बीट प्रॉपरली नहीं कर पाता, ब्रीथिंग रेट में फर्क आ जाता है। तो उसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं। अब इस प्रॉब्लम से हम अपने आप को रिकवर कैसे कर सकते हैं, क्या अपने अंदर चेंजेस लाते हैं। तो मोस्टली जो भी इन हिली एरियाज पे, ट्राइबल एरियाज पे हमें देखने को मिलते हैं जो ह्यूमंस, उनकी अगर हम देखेंगे, ब्लड सैंपल देखेंगे तो उनके अंदर नंबर ऑफ आरबीसी, नॉर्मल जो प्लेन्स पे ह्यूमंस रहते हैं उनके नंबर ऑफ आरबीसी से बहुत ज्यादा होती हैं। मतलब नंबर ऑफ आरबीसी उनमें क्या होती है, ज्यादा होती हैं, ताकि वो ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, बाइंड कर सके।
तो यानी कि हम इस प्रॉब्लम को, लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को किसके थ्रू रिकवर कर सकते हैं? इंक्रीजिंग द आरबीसी एंड डिक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन और इंक्रीजिंग द ब्रीथिंग रेट। जैसे नॉर्मली अगर हमारे मसल क्रैम्प्स होते हैं, हम भाग रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग थक जाते हैं, हाँफने लग जाते हैं। क्यों हाँफने लग रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पे हमारी और ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाती है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, और ऑक्सीजन को हम जब हाफेंगे, ब्रीथिंग रेट फास्ट होगी, तो हमें ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में मिलेगी। तो वही चीज यहाँ पर है कि जब एल्टीट्यूड सिकनेस है, लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है, तो आरबीसी के अमाउंट ज्यादा होने पर वो ऑक्सीजन को ज्यादा बाइंड कर सकता है। बाइंडिंग एफिनिटी उसकी हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है और ब्रीथिंग रेट हाई होती है। तो इसके बेसिस पे क्या होता है कि जिन ह्यूमन में ये चीज प्रेजेंट है, तो वो हाई एल्टीट्यूड पे अपने आप को इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कुछ एनिमल्स और प्लांट्स में एडेप्टेशंस देखे उनके पर्टिकुलर रीजन के लिए। अब यहाँ पे कुछ हम दो क्वेश्चंस देखते हैं कि जिसपे हम सोचते हैं कि ऐसा वहां पर क्यों होता है। जैसे कि कुछ हमारे हॉट स्प्रिंग एरिया और जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है, उन एरियाज में कुछ माइक्रोब्स भी वहां पर इजीली सर्वाइव करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि अगर 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर वहां पर ज्यादा है, तो उस 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो गया, वेपर बननी स्टार्ट हो गई है। तो वहां पे वाटर क्यों प्रेजेंट है और वो वाटर इवेपोरेट क्यों नहीं हो रहा है? तो क्या होता है, जैसे हमने लिखा है, सम माइक्रोब्स दैट फ्लोरिश इन हॉट स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर टेम्परेचर फॉर एक्सीड्स 100 डिग्री सेल्सियस। हाउ इज इट पॉसिबल? तो क्या होता है कि जो माइक्रोब्स हैं वो वहां पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं, और उस प्रेशर के क्रिएट होने से जो उस वाटर की वेपर्स बन रही हैं, वो वेपर प्रेशर लगने पर वो क्या हो रही हैं, किसमें कन्वर्ट हो रही हैं? फिर से लिक्विड में। तो वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के क्रिएट होने से वहां पर वेपर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और वो माइक्रोब्स वहां पर इजीली उसके अंदर अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, हाउ डू फिश थ्राइव इन अंटार्कटिक वाटर्स मैनेज टू कीप देयर बॉडी फूड्स फ्रॉम फ्रीजिंग। अगर हम अंटार्कटिक रीजन्स में देखते हैं कि वहां पर क्या होता है, पानी भी फ्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो वहां पे फिश जो होती हैं या जो एनिमल्स होते हैं वहां पर रहने वाले वाटर में, उनका बॉडी का फ्लूइड्स फ्रीज क्यों नहीं होता? तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस से जब कम टेम्परेचर है, तो वहां पे उनकी बॉडी में एक्यूमुलेशन होता है किसका? ग्लिसरॉल का, या फिर हम बोल सकते हैं एंटी फ्रीज प्रोटीन्स का। बॉडी में ग्लिसरॉल या एंटी फ्रीज प्रोटीन्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं, जो क्या करते हैं, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड। अब उनके बॉडी फ्लूइड को क्या करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट से कम रखते हैं, ताकि वो क्या ना हो पाए, फ्रीज ना हो पाए। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जितने भी हमने एडेप्टेशंस पढ़े हैं प्लांट्स में या एनिमल्स में, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पुटअप होते हैं, और किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी आपके पास। जो भी आपको कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।